अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर। आपने मुझे ब्रेन प्लास्टिसिटी पर कुछ नया डिस्कस करने के लिए बुलाया था। वालेकुम अस्सलाम फातिमा। जी हाँ, बैठिए। आज हम इंसानी दिमाग के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो आपके इल्म और ईमान दोनों को झुलसा देगा। झुलसा देगा? मैं तो सिर्फ डेटा और एल्गोरिदम्स में उलझी हुई हूँ। दिमाग की प्लास्टिसिटी यानी उसकी बदलने की सलाहियत, ये तो बायोलॉजिकल फैक्ट है प्रोफेसर। बिल्कुल, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये बायोलॉजिकल फैक्ट कितना अजीबो-गरीब है, कितना इम्पॉसिबल लगता है जब हम इसकी गहराइयों में उतरते हैं? अजीबो गरीब? मतलब इसकी कम्प्लेक्सिटी? मैं जानती हूँ कि हमारा दिमाग तकरीबन 1.4 किलोग्राम का होता है और इसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। शाबाश, ये तो शुरुआत है। हर न्यूरॉन मजीद कितने कनेक्शंस बनाता है फातिमा? हम एक न्यूरॉन हजारों बल्कि 10,000 से 100 लाख तक सिनेप्सेस बना सकता है। तो कुल मिलाकर दिमाग में 10 ट्रिलियन यानी 10 की पावर 14 से ज्यादा साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं। सुबहान अल्लाह। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये तादाद हमारी ज़मीन पर मौजूद सितारों से भी कई गुना ज़्यादा है। ये कोई स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक डायनामिक, हमेशा बदलती हुई दुनिया है। हाँ, प्लास्टिसिटी का मतलब ही यही है कि दिमाग अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक्सपीरियंस, लर्निंग और इंजरी के जवाब में बदल सकता है। लेकिन इसमें इम्पॉसिबल क्या है? इम्पॉसिबल नहीं फातिमा, बल्कि अनइमेजिनेबली कॉम्प्लेक्स और फाइनली ट्यून्ड। ये खुद ब खुद होने वाला सिस्टम नहीं लगता। आपने न्यूरोजेनेसिस के बारे में सुना होगा। जी, नए न्यूरॉन्स का बनना। पहले सोचा जाता था कि ये सिर्फ बचपन में होता था, लेकिन अब पता चला है कि हिपोकैम्पस जैसे कुछ इलाकों में जिंदगी भर नए न्यूरॉन्स बनते रहते हैं। अडल्ट न्यूरोजेनेसिस। और कितनी तकरीबन? हर दिन? रीसेंट रिसर्च के मुताबिक हिपोकैम्पस में तकरीबन 700 नए न्यूरॉन्स हर दिन बनते हैं। ये एक छोटा नंबर लगता है, लेकिन साल भर में ये एक नया डेटा सेंटर बना देता है। सुबहान अल्लाह। 700 नए न्यूरॉन्स हर दिन, और ये नए न्यूरॉन्स पुराने नेटवर्क में सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाते हैं। क्या किसी इंसानी मशीन में ऐसी सेल्फ इंटीग्रेशन की सलाहियत है? ये पहला माइंड ब्लोइंग रेवलेशन है। एक ऐसा ऑर्गन जो खुद को रोजाना रीबिल्ड करता है, बिना किसी मैनुअल के, बिना किसी एक्सटर्नल मेंटेनेंस के। ये तो सच है। हमारे सुपर कंप्यूटर्स को हर साल अपग्रेड और मेंटेनेंस चाहिए होती है। तो सोचिए, ये कौन सी कुदरत है जो इस सिस्टम को ना सिर्फ बनाती है, बल्कि उसे मुसलसल खुद मुख्ताराना तौर पर बेहतर भी करती रहती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। सूरा अफ़ज़ारियात आयत 21। और तुम्हारी ज़ातों में भी निशानियां हैं, क्या तुम देखते नहीं हो? अपनी ज़ातों में ये आयत दिमाग की इस खुद मुख्ताराना सलाहियत पर बिल्कुल फिट बैठती है। यही तो इब्तिदा है फातिमा। अब हम इसकी इंजीनियरिंग और इसके पीछे छुपी हिकमत को देखेंगे। प्रोफेसर, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से ब्रेन प्लास्टिसिटी के कोर मैकेनिज्म्स क्या है? मैं सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी को समझती हूँ, जैसे लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन और एलटीपी और लॉन्ग टर्म डिप्रेशन एलटीडी। बिल्कुल, ये दरअसल दिमाग की लर्निंग और मेमोरी की बुनियाद हैं। जब न्यूरॉन्स रिपीटेडली एक साथ फायर करते हैं, तो उनके दरमियान कनेक्शन मजबूत हो जाता है, और जब कम फायर करते हैं, तो कमज़ोर हो जाता है। ये दरअसल हेबियन लर्निंग का उसूल है। लेकिन ये कैसे होता है मॉलिक्यूलर लेवल पर? ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। अफसोस की बात है कि नोबेल प्राइज़ विनर एरिक कैंडल ने इसकी मॉलिक्यूलर फाउंडेशंस पर काम किया। उन्होंने दिखाया कि एलटीपी जैसे प्रोसेसेस में एनएमडीए और एम्पा रिसेप्टर्स जैसे प्रोटीन्स शामिल होते हैं। कैल्शियम आयंस सेल में दाखिल होते हैं जो फर्दर सिग्नलिंग कैस्केड्स को एक्टिवेट करते हैं, मसलन कैम2, यानी कैल्शियम को मॉड्यूलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज 2। राइट। और ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस और जीन एक्सप्रेशन भी इन्वॉल्व होती है ताकि स्ट्रक्चर बदले, जैसे नए डेंड्रिटिक स्पाइन्स बनते हैं या पुराने मजबूत होते हैं। यही तो इंजीनियरिंग मार्वल है फातिमा। ज़रा सोचिए, ये सारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीनरी एक सेल के अंदर चल रहा है। एक छोटा सा साइनैप्स जो सिर्फ टेंस ऑफ नैनोमीटर्स का होता है, एक सोफिस्टिकेटेड डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है।
हमारे कंप्यूटर चिप्स में भी ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो सिग्नल्स प्रोसेस करते हैं, लेकिन उनका साइज अभी भी नैनोमीटर्स में है, लेकिन वो स्टैटिक है। ब्रेन के साइनेप्सिस तो डायनामिक है। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, यही फर्क है। हमारे सबसे एडवांस्ड न्यूरोमॉर्फिक चिप्स जैसे IBM ट्रू नॉर्थ में 1 मिलियन न्यूरॉन्स और 256 मिलियन साइनेप्सिस हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इंसानी दिमाग के 86 बिलियन न्यूरॉन्स और 100 ट्रिलियन साइनेप्सिस के मुकाबले में कुछ भी नहीं। तो पार्ट्स काउंट में तो इंसानी दिमाग का कोई मुकाबला ही नहीं। और एफिशिएंसी देखिए, इंसानी दिमाग सिर्फ 20 वॉट्स एनर्जी कंज्यूम करता है, जबकि एक मॉडर्न सुपर कंप्यूटर जो इसकी कंप्यूटेशनल कैपेसिटी के करीब भी नहीं, मेगावाट्स में एनर्जी कंज्यूम करता है। वाह, यानी ब्रेन की एनर्जी एफिशिएंसी 50,000 गुना या उससे भी ज्यादा बेहतर है पर ऑपरेशन। एक सिनेप्टिक इवेंट में सिर्फ 10⁻⁻16 जूल्स एनर्जी लगती है। बिल्कुल, ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है, मैसिवली पैरेलल एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटेशन। दूसरा फ़र्क है ड्यूरेबिलिटी और सेल्फ रिपेयर। अगर आपके कंप्यूटर में कुछ पार्ट्स ख़राब हो जाएं तो वो काम करना बंद कर देता है, लेकिन दिमाग इंजरी के बाद भी अक्सर खुद को रीऑर्गेनाइज कर लेता है। इसे कॉर्टिकल मैप रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे अगर किसी का हाथ एम्प्यूटेट हो जाए तो उसके ब्रेन का वो हिस्सा जो हाथ को कंट्रोल करता था आसपास के इलाकों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। मैंने पढ़ा था कि ये 2-3 सेंटीमीटर तक की रीऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। सुभान अल्लाह, ये है तीसरा इंजीनियरिंग मार्वल, अडैप्टिव सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और रिडंडेंसी। और चौथा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। हमारे AI मॉडल्स को डेटा लेबल्स चाहिए होते हैं। दिमाग रॉ सेंसरी इनपुट से खुद सीखता है, कोई प्रोग्रामर नहीं चाहिए। तो हमारा कोई भी रोबोटिक सिस्टम ब्रेन की सेल्फ रिपेयर, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और लर्निंग कैपेसिटी को मैच नहीं कर सकता। कभी नहीं। और पांचवा, डेटा स्टोरेज डेंसिटी। ब्रेन में प्रोसेसिंग और मेमोरी इंटीग्रेटेड है। हमारे कंप्यूटर्स में वॉन न्यूमन बोटलनेक होता है। यहाँ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और स्टोरेज एक साथ एक ही जगह पर हो रही है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये तो खालिक की अजमत है। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये सिस्टम रैंडमनेस से बन ही नहीं सकता। मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी कम होगी। चलिए सिर्फ LTP के लिए ज़रूरी 10 की प्रोटीन्स का ही हिसाब लगाते हैं। हर प्रोटीन तकरीबन 300 अमीनो एसिड्स का बना होता है। अगर सिर्फ एक 150 अमीनो एसिड प्रोटीन का सही सीक्वेंस रैंडम चांस से बनने का प्रोबेबिलिटी 1 इन 10 टू द पावर 164 है, जो पूरी कायनात में एटम से भी ज़्यादा है। तो 10 इंटररिलेटेड प्रोटीन्स का जो एक साथ फंक्शनल हों, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 इन 10 टू द पावर 1640 तक पहुंच सकती है। ये मुतलकन गैर मुमकिन है। ये दूसरा माइंड ब्लोइंग रेवलेशन है। ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीन्स खुद ब खुद नहीं बनती। 10 to the power 1640, ये तो एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स हैं। तो फिर ये सब कैसे हुआ? अल्लाह की कुदरत से। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। सूरह अल-बकरा 220। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। उसने इस दिमाग को इस मकसद के लिए बनाया है। प्रोफेसर, लेकिन अक्सर स्केप्टिक्स कहते हैं कि ब्रेन प्लास्टिसिटी भी ग्रेजुअल एवोल्यूशन का नतीजा है। कहते हैं छोटे छोटे बदलाव से ये सिस्टम डेवलप हुआ। ये एक कॉमन आर्ग्यूमेंट है फातिमा, लेकिन इसमें कई फ्लॉज हैं। पहला, इर्रिड्यूसिबल कम्प्लेक्सिटी का उसूल। ब्रेन प्लास्टिसिटी, खासकर LTP, एक इर्रिड्यूसिबली कम्प्लेक्स सिस्टम है। इसका मतलब है कि इसके सब कंपोनेंट्स, NMDA रिसेप्टर्स, कैल्शियम चैनल्स, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी एक साथ मौजूद होने चाहिए, तभी ये फंक्शनल होगा। आपका मतलब है कि अगर एक भी कंपोनेंट गायब हो तो पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा? बिल्कुल। अगर NMDA रिसेप्टर ठीक से काम ना करे या CAM-KI2 एक्टिवेट ना हो तो LTP नहीं होगी, मेमोरी नहीं बनेगी। तो ग्रेजुअल एवोल्यूशन कैसे हुई? एक पार्शली डेवलप्ड LTP सिस्टम का क्या एवोल्यूशनरी एडवांटेज होगा? कोई नहीं। ये तीसरा माइंड ब्लोइंग रेवलेशन है। ऐसा सिस्टम कदमों में नहीं बन सकता।
तो उनका आर्ग्यूमेंट है कि ये सिर्फ एक फीचर है जो सिंपलर न्यूरल नेटवर्क से इमर्ज हुआ, डिज़ाइन नहीं किया गया। ये भी एक कमज़ोर दलील है। प्लास्टिसिटी सिर्फ चेंज नहीं है फातिमा, ये स्पेसिफाइड पर्पसफुल चेंज है। ये दिमाग को लर्निंग, मेमोरी और इंजरी से रिकवर करने के लिए ऑप्टिमाइज करता है। इसकी अंडरलाइंग रूल्स जैसे हेवियन लर्निंग इतनी फाइनली ट्यून है कि वो अडेप्टिव बिहेवियर को इनेबल करती हैं। आपका मतलब है कि रैंडमनेस से कोई भी चेंज हो सकता है, लेकिन ये चेंज डायरेक्शन और पर्पस के साथ है। एग्जैक्टली। जब आप एक वॉच देखते हैं तो आप ये नहीं कहते कि इसमें टाइम टेलिंग का फीचर एक्सीडेंटली इमर्ज हुआ है। आप जानते हैं कि इसका मकसद टाइम बताना है। इसी तरह ब्रेन प्लास्टिसिटी का मकसद सीखना और अडेप्ट करना है। ये स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी है जो डिज़ाइन की निशानी है, रैंडमनेस की नहीं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि दिमाग की अडेप्टेशन की सलाहियत उसकी रेजिलियंस दिखाती है, ना कि किसी डिज़ाइनर को। ये उनका तीसरा आर्ग्यूमेंट है और इसका जवाब फाइन ट्यूनिंग में है। एडाप्टेशन की कैपेसिटी, उसके रूल्स और उसकी मॉलिक्यूलर मशीनरी, ये सब कुछ इतना फाइनली ट्यून्ड है कि अगर थोड़े से भी पैरामीटर्स इधर उधर हो जाएं तो लर्निंग इम्पॉसिबल हो जाएगी या केओटिक हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, अगर LTP और LTD का बैलेंस बिगड़ जाए तो या तो दिमाग हर चीज़ याद रखेगा, मेमोरी ओवरलोड, या कुछ भी याद नहीं रखेगा, एमनीशिया। तो ये बैलेंस इतना परफेक्ट है कि रैंडम चांस से इसका बनना गैर मुमकिन है। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ एक प्रोटीन के बाइंडिंग अफिनिटी को भी रैंडमली जनरेट करने की कोशिश करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 in 10 to the power 5 से 10 to the power 10 हो सकती है। अब इसको हज़ारों प्रोटीन्स और उनके इंटरैक्शंस पर अप्लाई करें, प्रोबेबिलिटी 0 के करीब हो जाती है। ये फाइन ट्यूनिंग सिर्फ एक अजीम खालिक की हिकमत की निशानी हो सकती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मा तरा फी खल्क़िर रहमानी मिन तफावुत फर्जिअल बसरा हल तरा मिन फुतूर। तुम रहमान की तख्लीक में कोई नाहमवारी नहीं देखोगे, फिर नज़र डालकर देखो, क्या तुम्हें कोई दरार नज़र आती है? कोई दरार नहीं प्रोफेसर, जितना गहराई में जाओ उतनी ही बेहतरीन और मुकम्मल तख्लीक नजर आती है। ये तो हर तरफ से बंद गली है एवोल्यूशनिस्ट के लिए। यही पॉइंट है फातिमा, ये सिर्फ साइंस नहीं, ये इल्म से ईमान का सफ़र है। प्रोफेसर, जब आप ये सब कुरानिक रेफरेंसेस देते हैं तो मुझे हैरानी होती है कि 1400 साल पहले कैसे ये सब मालूम था, जबकि मॉडर्न साइंस ने अब जाकर ये सब डिस्कवर किया है। यही तो कुरान का मोजज़ा है फातिमा, वो किताब जो सिर्फ हिदायत नहीं बल्कि कायनात की निशानियों की तरफ भी इशारा करती है। दिमाग का डायरेक्ट जिक्र नहीं, लेकिन उसके फंक्शंस यानी अक्ल, इंटेलेक्ट, फुआद, हार्ट या इंटेलेक्ट, लुब, अंडरस्टैंडिंग का जिक्र कई जगह है। कोई खास आयत जो दिमाग की इस लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग की सलाहियत से रिलेट करती हो? बिल्कुल। अल्लाह फरमाता है, वहुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस्समअ वल अबसारा वल अफ़इदता क़लीलन मा तशकुरून। सूरह अल-मुमिनून 23-78। और वही है जिसने तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल, इंटेलेक्ट बनाए, तुम कम ही शुक्र करते हो। यहाँ अफ़इदा का मतलब सिर्फ जज्बाती दिल नहीं, बल्कि इदराक और समझ की सलाहियत है जो दिमाग से वाबस्ता है। तो ये अफीदा ही है जो प्लास्टिसिटी के जरिए सीखता और समझता है। इसका अरेबिक रूट वर्ड फाद है जो जलाना या भुनने के मानी में भी आता है, जैसे दिमाग में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। बेशक, और ये भी देखिए, सूरा अल बकरा 2:164 में अल्लाह फरमाता है, इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लाआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के बदलने में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक़ल रखते हैं। यहाँ अक़ल का रूट वर्ड है जिसका मतलब है समझना, बांधना, रोकना। दिमाग ही है जो इन्फॉर्मेशन को बांधता और समझता है। ये तो हैरत अंगेज है। ये आयत दिमाग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और लर्निंग की सलाहियत की तरफ इशारा कर रही है। अहले मुस्लिमों ने इन आयतों को कायनात पर गौर व फिक्र के लिए एक दावत समझा।
इब्न अल हैथम और अल बिरूनी जैसे स्कॉलर्स ने इससे मुतासिर होकर साइंस में तहकीक की, ये समझते हुए कि वो अल्लाह की आयात यानी निशानियों को समझ रहे हैं। तो ये सिर्फ किताबी इल्म नहीं, बल्कि इल्म को ईमान से जोड़ने का जरिया है। बिल्कुल। और इस इल्म से जो ईमान पैदा होता है वो फिर एहसान की तरफ ले जाता है। सूरा अल हश्र 59-24 में अल्लाह अपने आप को अल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर कहता है, यानी पैदा करने वाला, ईजाद करने वाला, सूरत देने वाला। दिमाग की हर बारीकी उसकी मुसव्विर होने की दलील है। सुभान अल्लाह, ये सिर्फ न्यूरॉन्स और साइनेप्सेस नहीं, ये तो अल्लाह की हिकमत और कुदरत का जिंदा सबूत है जो हमारे अंदर मौजूद है। प्रोफेसर, आज की इस गुफ्तगू ने मेरे अंदर एक नई रोशनी भर दी है। मैं सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स देख रही थी, लेकिन आपने उन्हें अल्लाह की निशानियों से जोड़कर मेरे इल्म को ईमान में बदल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो मकसद है फातिमा, हर साइंटिफिक डिस्कवरी को तौहीद, अल्लाह की वहदानियत से जोड़ना। जब हम दिमाग की इस लाजवाब प्लास्टिसिटी को देखते हैं तो क्या ये इस बात की दलील नहीं कि इसके पीछे एक वाहिद ज़ात है जिसने इसे इतनी बेहतरीन प्लानिंग और पर्पस के साथ बनाया है। बेशक, हर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, हर फाइन ट्यूनिंग, हर सेल्फ रिपेयरिंग मैकेनिज्म सब एक ही खालिक की तरफ इशारा करते हैं। कोई शिर्क नहीं, कोई हिस्सादार नहीं, हर चीज़ बामकसद है। यही टेलियोलॉजी है। इस दिमाग का मकसद सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि तफक्कुर करना, इल्म हासिल करना और अल्लाह की पहचान करना भी है। हमारे पास ये बेहतरीन टूल है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? इसे इल्म हासिल करने में, हकीकत को समझने में और अल्लाह की रज़ा हासिल करने में। इस इल्म से हमारी इबादत में भी गहराई आनी चाहिए। बिल्कुल। जब आप नमाज में सजदा करें तो याद रखें कि ये वो दिमाग है जिसने आपको अल्लाह की अज़मत समझी है। जब कुरान पढ़ें तो याद रखें कि ये वही दिमाग है जो अल्लाह के कलाम को प्रोसेस कर रहा है। ये दिमाग हमारी अकाउंटेबिलिटी का भी ज़रिया है। चूँकि हम में अक़ल है, इसलिए हम जिम्मेदार हैं अपने आमाल के। ये इल्म हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को बदल देता है। मेरी रिसर्च भी अब सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं रहेगी, बल्कि अल्लाह की कुदरत को मज़ीद समझने का ज़रिया बनेगी। यही एहसान है फातिमा, अपने काम को अल्लाह की खुशनुदी के लिए बेहतरीन तरीके से करना और लोगों तक इस इल्म को पहुंचाना ताकि उनका ईमान भी मजबूत हो। जज़ाकल्लाह खैर प्रोफेसर, आपने मेरे लिए इल्म और ईमान के नए दरवाजे खोले हैं। अब मैं इस टॉपिक को सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से नहीं, बल्कि अल्लाह की अज़मत की निशानी के तौर पर देखूंगी। वालेकुम अस्सलाम। याद रखो फातिमा, अल्लाह ने कुरान में बार बार अफला ततफक्करून सूरह अनाम 6:50, अफला याकिलून सूरह यासीन 36-68, अफला यतदब्बरून सूरह मोहम्मद 47-24 फरमाया है। यानी क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते? क्या तुम तदब्बुर नहीं करते? ये सब हमारे दिमाग की सलाहियतों को इस्तेमाल करने की दावत है। इंशाअल्लाह, मैं इस दावत को कबूल करती हूँ और इस इल्म को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाऊंगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको मज़ीद इल्म और ईमान में इजाफ़ा दे। आमीन।